आज के टॉपिक का जो ट्रायंगल है वो ये है कि बंकर्स बन रहे हैं, एयरबेस लिया जा रहा है फॉरेन कंट्री में, और अपने देश के बॉर्डर पर एक आर्मी के तीनों जो विंग्स हैं उनका एक कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज चल रही है। इसके क्या मायने हैं, क्या होने वाला है, इसको डिकोड करते हैं आज के एडिटोरियल में। नमस्कार, जे बॉस रिटेल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर से नया वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आ गया हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे पिछले वीडियोज़ आपको एनालिटिकल लगे होंगे, नॉलेजेबल लगे होंगे और किसी एक टॉपिक पर पूरा राउंड अप आपको मिला होगा जिसमें अलग अलग जगह के डॉट्स हैं, वो सारे डॉट्स जोड़े गए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने देश के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, जहां पर देश का एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम क्या है? ये है उरी सेक्टर के जो पाकिस्तान पीओके से लगा हुआ जो वो सरहद है टेम्परेरी, वहाँ पर बंकर्स बन रहे हैं सिविलियंस के लिए। और ये बंकर बनाए जा रहे हैं किस फंड से? ये मनरेगा के फंड से बनाए जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये सिविलियन वर्क, उसमें तालाब, पेड़ पौधे लगाना और रास्ता बनाना ये तो समझ में आता था, बंकर बनाना कैसे कब से शामिल हो गया? तो है ये मनरेगा का सिविल वर्क, और इसमें किसी भी इमरजेंसी के लिए गांव वालों के रहने और उनको सुरक्षित रखने के लिए बंकर्स बनाए जा रहे हैं। और इसमें भारतीय सेना का भी सहयोग है और सिविल डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है। कुल मिलाकर के एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट चल रहा है और संभवतः अगले महीने 30 नवंबर तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 32 बंकर तो तैयार हो चुके हैं और अगले इतने ही बंकर्स और बनाए जाएंगे एरिया में। दूसरा, भारत के वेस्टर्न बॉर्डर से हम लेते हैं, जहाँ पर त्रिशूल नाम का एक जो सेना का एक्सरसाइज या अभ्यास होता है वो चल रहा है। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी डिटेल्स तो नहीं आ रहे हैं, वो अभ्यास शुरू हो चुका है। और लेकिन देश में 3 जगह पर नोटेम्स लिया गया है। नोटेम मतलब एयर में जो सिविल ट्रैफिक होता है उस पर रोक लगती है। कम से कम 28,000 फीट तक कोई भी उसमें वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिवाइस उड़ाई नहीं जा सकती है और कोई भी एरोप्लेन उतने एरिया में नहीं आता है। अगर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक भी कोई फ़्लाइट है, कॉमर्शियल फ़्लाइट है, तो 28,000 फीट के ऊपर जाएगी, उससे नीचे नहीं उड़ेगी। इसका मतलब ये है कि हमारी सेनाएं यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य कर रही हैं कि जो कभी भी इमरजेंसी में या युद्ध की स्थिति में उनको करना पड़ सकता है, तो उसी की प्रैक्टिस चल रही है। चूँकि इसमें एक यूनाइटेड फोर्स काम कर रही है, यानी कि जिसमें थल सेना भी है, नौसेना भी है और वायुसेना भी है, तो इनका एक कोऑर्डिनेटेड रूप, जैसा अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया था, उसी तरह एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। और सभी सेना के जो जितने भी पर्सनल्स, जितने भी जवान, जितने अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं, वो बिल्कुल युद्ध की तरह से इसमें काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ सरहद के उस पार से है, और वो भी जो हमारा नेबरिंग कंट्री है या हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसके बाद ये हमारा कार्य हो रहा है। यानी कि उसके बाद आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है, ये आप सब जानते हैं। जो तालिबान सरकार है अफ़गानिस्तान में, उसके साथ भारत के संबंध अच्छे हुए हैं, क्योंकि भारत ने कभी भी गलत नीयत के साथ अफ़गानिस्तान से कोई बात नहीं की या कोई व्यवहार नहीं रखा। जब बहुत हालत ख़राब थी अफ़गानिस्तान की, उस समय
भारत ने वहाँ पर मानवीय सहायता दी और जितने भी प्रोजेक्ट चलाए सब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर चलाए। उनकी संसद भी बनाई और वहाँ पर डैम बनाया, जिसे दोनों देशों के भारत और अफ़गानिस्तान के समझौते या जो मित्रता है उसका डैम कहा जाता है। इसके अलावा सड़कें वहाँ पर बनाई हैं, स्कूल्स खोले हैं, हॉस्पिटल्स खोले हैं, जगह जगह इंडियन आर्मी और इंडियन सिविलियंस के साथ में जब वहाँ पर युद्ध चल रहा था उस दौरान भी भारत ने वहाँ कैंप्स लगा करके वहाँ के ग्रामीणों, वहाँ के निवासियों की सहायता की। और क्रिकेट में आप जानते ही हैं कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम जब वहाँ ज़बरदस्त अनरेस्ट था उस समय भारत के देहरादून को अपना सेकंड रेजिडेंस यानी कि दूसरा घर बता करके वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम का ये होम टाउन रहा है और जो अभी अफ़गानिस्तान में जितने क्रिकेटर खेल रहे हैं सभी ने भारत में रह करके क्रिकेट का अपना स्किल आगे बढ़ाया है। सब ये जानते हैं कि खेल के मामले में और मानवीय सहायता के मामले में भारत अफ़गानिस्तान की बहुत सेवा कर रहा है या बहुत ही मदद कर रहा है। पहले भी अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में कभी ऐसा गलत संबंध या विद्वेष का संबंध नहीं रहा है। वैसे भी कहा जाता ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दुश्मन अफ़गानिस्तान है, तो वो नेचुरल हमारा मित्र है, नेचुरल फ्रेंड है, नेचुरल दोस्त है। तो इस बीच में उनके विदेश मंत्री मुतक्की साहब भारत आए, एक हफ्ता करीबन भारत में रहे। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ बातचीत भी की और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की, उनके साथ में समझौते भी हुए और वो अपनी धार्मिक यात्रा पर भी निकले। वो देवबंद गए क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान सरकार है, तालिबान के जो जितने भी कारकुन हैं यानी कर्ता धर्ता हैं, सबका संबंध देवबंद से रहा है। देवबंद की एक शाखा है जो पाकिस्तान के बॉर्डर में है, तो उधर रह करके तालिबानियों को शिक्षा मिली थी। तो उनका जो प्रमुख तीर्थ है या प्रमुख जो मक्का मदीने के बाद का जो एजुकेशनल जो अपना बड़ा जो हब है वो देवबंद है। तो देवबंद में आकर के उन्होंने लेक्चर भी दिया। हालांकि उनकी इस यात्रा का भारतीय कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अगर कोई विदेशी आदमी भारत में आकर के ऐसी इच्छा जाहिर करे कि हम भारत के फला जगह पर जाना चाहते हैं, तो क्या वहाँ जाना नहीं देंगे? ये अतिथि देवो भव का एक अच्छा रूप है कि वो जहाँ तक हम उसको दिखा सकते हैं, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ पहुँचाएं। तो वही अफ़गानिस्तान काबुल से करीबन 80 किलोमीटर दूर एक बड़ा एयरबेस है, बगराम नाम से है, बहुत बड़ा है। 1950-51 के आसपास में उस समय के यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ने उसको बनाया था और वहाँ पर लगभग सारी सुविधाएं हैं, बहुत बड़ा एरिया है। बताया जाता है कि विश्व की सबसे मजबूत एयर स्ट्रिप्स में से एक बगराम की एयर स्ट्रिप है और उसमें हैवी से हैवी जो विमान हैं वो उतर सकते हैं, फाइटर्स उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बगराम का जो उसको जो सुपरवाइज़र या मॉनिटरिंग का काम है वो भारत को मिल गया है। ये भारत के लिए भी एक खुशी की बात है क्योंकि वहाँ पर हमारी वायुसेना और थोड़ी बहुत थल सेना वहाँ पर पहुँच करके सेंट्रल एशिया पर नज़र रख सकती है। यानी कि जहाँ पर हमारा कजाकिस्तान वगैरह में हमारे भी एयरबेस रहे हैं, तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है और बगराम से भारत के एयरबेसेस में आना फाइटर प्लेन्स के लिए परेशानी नहीं होगी क्योंकि बहुत दूर नहीं है। वो एक ही बार के फ्यूल को अपना भरने के बाद भारत पहुंच सकते हैं। तो ये बगराम
जो एयरबेस है, करीबन 20 साल तक इसका इस्तेमाल अमेरिका ने भी किया था। अमेरिका की जो सेना है, जो अब से करीबन 5 साल पहले अमेरिका छोड़ के भागी थी, तो सारे साजो सामान बहुत जो ज़रूरी थे उनको तो ले गए, लेकिन सारे साजो सामान को लेकर के यहाँ छोड़ गए और ख़ास साजो सामान लेकर के वो गए हैं और बहुत तेज़ी में भागे हैं। उसके बाद से इस तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान में कब्जा हो गया। पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान का शासन होगा तो ये भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और तुरंत ही पाकिस्तान के जो ISI चीफ उस समय के थे, ये मुनीर साहब, जो अभी वहाँ पर एयर आर्मी के चीफ हैं, जो अपने को अब फील्ड मार्शल भी कहते हैं, तो ये मुनीर वहाँ पर पहुँच गए। इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत ऑफिशियल्स वहाँ गए, आए, आर्मी के ऑफिशियल्स गए। उन्होंने ये समझा कि हमें अफ़गानिस्तान के रूप में एक देश ऐसा मिल गया है जिसमें रह करके हम टेररिस्ट और उगाएंगे तालिबानी और अन्य जो अलगाववादी हैं, इनको ला करके कश्मीर में भेजेंगे तो भारत के साथ में या भारत को परेशानी होगी। लेकिन तालिबान ने धीरे धीरे भारत के जो भी एहसानात थे पिछले, जो मदद की थी भारत ने, इसके बदले के रूप में उसने कहा कि मेरे यहाँ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे भारत को नुकसान हो। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी और सबसे पहली हार थी इस नए दौर में। अब उसके बाद होता यह है कि पाकिस्तान ने एक TTP नाम से, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, वो एक पश्तूनों की है, यानी कि जो खान पठान हैं उनका एक मिलिशिया है, अतिवादी ग्रुप है, जो कि पाकिस्तान पर सदा से हमला करता रहा है, और इसको बनाया भी पाकिस्तान ने ही था। पाकिस्तान ने तालिबानों को बनाया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को भी बनाया, TTP को। और TTP ये कहता है कि जो इन्होंने पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा बनाया है, KPK जो है उनका प्रांत, ये इसमें ज़्यादती होती है, इसमें पठानों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इनको हम आज़ाद कराएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि इसी जगह पर आती है एक डुरंड लाइन। डुरंड लाइन ये है कि अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच में 1892 में ये लाइन बनी थी, ये बॉर्डर बना था। तो डुरंड साहब थे कोई ब्रिटिशर, उन्होंने कागज़ में एक लाइन खींच दी। ये भी नहीं देखा कि इस लाइन के उस पार भी पख्तून हैं और इधर भी पख्तून हैं, पश्तो जिनकी भाषा है, जिनकी लैंग्वेज पश्तो है। तो पठान के रूप में जो भारत में कई फिल्मों में दिखाए जाते हैं रियल कैरेक्टर्स, कि पठान कभी झूठ नहीं बोलता है, पठान कभी गलत नहीं होता है, तो इसी एरिया के लोग हैं ये। तो आधे इधर आधे उधर। तो अफ़गानिस्तान ने इस डुरंड लाइन को कभी नहीं माना, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमारी ये सरहद यहीं पर है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और डुरंड लाइन को ही हम फाइनल मानेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान ने आज की तारीख तक इस लाइन को फाइनल नहीं माना है, ये सरहद को नहीं माना है। पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर फेंसिंग भी लगाने की कोशिश की। ये उसी तरह की फेंसिंग वहाँ पर की गई है जैसे मैक्सिको और अमेरिका के बीच में है। बहुत ही हार्ड है, बहुत ही, आप समझिए कि उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। लेकिन पख्तून तो पख्तून, TTP ने इनको कई जगह पर इस फेंसिंग को तोड़ भी दिया है। ये बाढ़ वो कई जगह उखाड़ चुके हैं, कुछ जगहों पर गेट भी बना रखे थे पाकिस्तान ने, गेट तो उन्होंने रहने दिए हैं और इनको हटा दिया है फेंसिंग को। अब वहीं पर युद्ध होता है। जब पाकिस्तान कुछ बोलता है तो वो आकर के पाकिस्तान के आर्मी कैंप्स हैं, पुलिस की चौकी है, उनमें हमला करते हैं, गोला बारूद उठा ले जाते हैं। अभी कल ही की बात है, वहाँ पर 6 आर्मी के पर्सनल्स मारे गए हैं, जिसमें अधिकारी भी हैं।
ब्रिगेडियर लेवल तक के अधिकारियों को मार चुके हैं। पिछले 2 महीने के अंदर 200-250 से ज़्यादा जवान और ऑफिसर पाकिस्तान के मारे गए हैं इस जगह पर। तो अब भारत को ये बगराम एयरपोर्ट या एयरबेस लेने से फ़ायदा क्या है? अफगानिस्तान के पूरब और उत्तर की तरफ को वुहान एक कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर की लंबाई करीबन 250-300 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 से लेकर के 50-100 किलोमीटर है, और इसका बॉर्डर हमारे पीओके से यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान से 106 किलोमीटर से ज़्यादा है। करीबन कहीं मतलब कुछ लोग कहते हैं 150 किलोमीटर है, कहीं पर कुछ, लेकिन 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो पीओके में मिल रहा है, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान में जाकर के मिल रहा है, ये एरिया है। और बगराम से इस जगह पर बढ़िया नज़र रखी जा सकती है, इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। और अगर ये स्ट्रिप और उधर गिलगित बाल्टिस्तान से हमारा कारगिल का इलाका मिल जाता है तो अफ़गानिस्तान तक हमारी जो सेना है या हमारे सिविलियन से हैं बाय रोड जा सकते हैं। और वहाँ से जो रूस की तरफ से जो लाइन आती है पेट्रोलियम की, नेचुरल गैस की, वो लाइन भी भारत में सीधे आ सकती है। तो इसका स्ट्रेटेजिक ये महत्व है। तो बगराम के सहारे भारत अब इस रणनीति पर लगा है कि पीओके का वो इलाका जो हमारे लिए लाभप्रद है पहले उसको लिया जा सके, ये रणनीति दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तान के दोनों तरफ भारत और अफगानिस्तान दोनों बॉर्डरों पर चिंता खड़ी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास में इतनी क्षमता तो है नहीं, और ये स्ट्रिप भारत के पास आ जाने के बाद चीन का पाकिस्तान से सीधे जो ज़मीनी जो संबंध है वो भी कट जाएगा। और जो उसने अभी जो ग्वादर तक पहुंचने के लिए सड़क बनाई है, सीपैक जिसको कहते हैं, ये भी कट जाएगी। तो भारत इस फ्रंट पर फ्रंट फुट में आकर के खेल रहा है, और एक तरीके से ये कहें कि भारत जहाँ चाह रहा है वहाँ पर छक्के मार रहा है। एक कदम आगे बढ़ा के, 2 कदम आगे बढ़ा करके, जैसे स्पिनर्स को मारा जाता है, ऐसे ही भारत अफगानिस्तान के सहारे इस पूरे सेंट्रल एशिया में और अपने पीओके गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ ये कर रहा है। क्योंकि कारगिल की तरफ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी स्थिति थोड़ा सा ये कमज़ोर है कि हमारी ज़मीन जो है नीचे है, और पाकिस्तान का जो सरहद है या पाकिस्तान के कब्जे वाली जो सरहद है वो ऊंचाई पर है, पहाड़ी के टॉप पर है। तो आप ये कारगिल में, आप कारगिल 1999 यानी कि 1999 में जो युद्ध हुआ था उस समय इसका खामियाजा भारत भुगत चुका है। हमारी सेना को ज़मीन से चढ़ाई की ओर चढ़ना है पहाड़ में, और उनको ऊपर से खाली पत्थर भी डालें तो भी हमारी सेना को ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए अब की बार भारत ने रणनीति बदली है। देखिए अब ये कहाँ तक कारगर होती है, और उम्मीद है कि अगर जिस हाल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दोस्ती चल रही है, यानी कि उनकी दुश्मनी चल रही है, दोहा कतर में वो वार्ता कर चुके हैं और तुर्की के इस्तांबुल में वो वार्ता कर चुके हैं, दोनों वार्ताएं फेल हो गई हैं। 6 नवंबर को एक बार फिर से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में वार्ता होगी। पाकिस्तान की ओर से जितना एग्रेसिव मूड वहाँ पर दिखाया गया है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा साहब ने वहाँ पर जिस तरह से अपनी भाषा बोली, तो उससे नहीं लगता है कि अफ़गानिस्तान थोड़ा भी झुकेगा। और उसने ये भी कह दिया कि टीटीपी को हमारे देश में तो है ही नहीं टीटीपी आपके देश का आंतरिक मामला है, आप समझो। जबकि तालिबान टीटीपी को फुल बैकिंग कर रहा है, और ज़मीनी युद्ध में तालिबान और टीटीपी का कोई मुकाबला नहीं है। वो किसी भी परिस्थिति में रह करके युद्ध लड़ सकते हैं और युद्ध जीत सकते हैं। उनके पास एक कमी थी एयर डिफेंस की, तो बगराम एयरबेस में भारतीय वायुसेना के पहुंचने के बाद अफ़गानिस्तान का एयर डिफेंस भी मजबूत हो जाएगा।
भारत उनको जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स से हमले होते हैं उससे बचाने में मदद करेगा। और अफ़गानिस्तान की भी यही मंशा है कि जब तक उनकी एयरफोर्स तैयार नहीं हो जाए भारत उनको सुरक्षा दे। पाकिस्तान ये मामला दिखा चुका है, उसने सऊदी के साथ में समझौता किया था, तो हम अफ़गानिस्तान के साथ कर लेते हैं, इसमें बुराई क्या है। तो इस तरह से भारत के हाथ में अब फिलहाल लड्डू हैं। वेस्टर्न अगर बॉर्डर पर देखें तो वहाँ भी बल्ले बल्ले हो रही है। ईस्टर्न पर देखें जो कि बांग्लादेश का मामला है, चिकन नेक को लेकर के जो मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह की बयानबाजी की थी, और हाल में एक नक्शा जो है पाकिस्तान के जॉइंट चीफ, आर्मी के जॉइंट चीफ मिर्ज़ा को दिया था, उसमें उसने अखंड बांग्लादेश को, बृहत्तर बांग्लादेश को दिखाया, ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें भारत का पूरा पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा को कुछ हिस्सा और ऊपर पूरा चिकन कॉरिडोर और असम वगैरह होते हुए त्रिपुरा, मणिपुर तक ये इलाका सब उसने दिखाया है। और ये ख्वाब उसने रचा है, लेकिन अगर जो रणनीति चल रही है तो ये जो दार्जिलिंग कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक जो है, यहाँ पर अगर भारत का ये ठीक हो गया तो 10-15 दिन में आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा कि जो चिकन कॉरिडोर यानी कि जो हमारा चिकन नेक यानी कि जो दार्जिलिंग कॉरिडोर है 25 किलोमीटर से 50-60 किलोमीटर चौड़ा हो चुका है। तो ये स्थिति होने पर यहाँ भी बल्ले बल्ले है। इस तरह से भारत चुनौतियों से लड़ तो रहा है, जूझ तो रहा है, लेकिन वो सारी जो परिस्थितियाँ हैं भारत के पक्ष में जा रही हैं। अब आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा ये संपादकीय, मेरा एडिटोरियल, मेरा तबसरा, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।